हाय, मैं उसी गुंजा राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आखिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या हुआ करता है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप लोग जानते हैं कि कैटेगरी 2 होती है। सबसे पहला इक्विटी, दूसरा डेट। अब जो इक्विटी होता है, इक्विटी में आपने 3 कैटेगरीज अलग अलग सुनी होंगी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो लार्ज कैप क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपके जो लार्ज कैप होता है वो क्या होता है, जो लार्ज कंपनीज में निवेश करता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि मीडियम मार्केट कैप वाली जो कंपनीज होती है उसमें निवेश करते हैं। साथ ही जो स्मॉल कैप होते हैं वो जो स्मॉल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती है वो उसी में निवेश करते हैं। तो देखो, हमने अभी तक क्या सीखा कि एक इक्विटी में जो है, इक्विटी में आपको 3 सब कैटेगरीज देखने को मिलती है, दैट इज लार्ज, स्मॉल एंड मिड। तो ये तीनों आखिर बाइफरगेट कैसी हुई है, ये हुई है मार्केट कैप के अनुसार बाइफरगेट होती है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर जो मल्टी कैप है एंड जो फ्लेक्सी कैप है, तो ये इनमें कहाँ पे निवेश करते हैं। तो देखो, दोनों में ही क्या समानता है, दोनों में ही समानता ये है कि ये लार्ज कैप में भी निवेश करते हैं, ये स्मॉल कैप में भी निवेश करते हैं और ये मिड कैप में भी निवेश करते हैं। तो लोगों का यही से डाउट बनता है कि अगर ये जो फंड्स है ना, ये अगर तीनों कैटेगरीज में निवेश कर रहे हैं तो फिर दोनों फंड्स में जो है वो डिफरेंस क्या है। तो देखो गाइस, जो डिफरेंस है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं डिफरेंस को जो है वो हाईलाइट करने वाली हूँ। तो मल्टी कैप की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। तो मल्टी कैप में क्या होता है कि जो उसका एसेट एलोकेशन होता है वो होता है 75:25% में जो है वो डिवाइड हो जाया करता है। मतलब आपका जो 75% है, लाइक आपका जो भी फंड है उस मल्टी कैप के अंदर, तो उसका जो 75% है वो जाना चाहिए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे, एंड बचा हुआ जो 25 है वो फंड मैनेजर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार कहीं पे भी निवेश कर सकता है। तो अब हम आते हैं वो 75% में भी आखिर क्या क्या कैटेगरीज हुआ करती हैं। तो देखो, 75% में भी ये एक ऐसा नियम है कि आपका जो 25% है वो आपका जाना चाहिए लार्ज में, देन अगेन जो आपका 25% है वो आपका जाना चाहिए मिड कैप वाली में, एंड जो अगेन आपको 25% बचा है, क्योंकि देखो 75 हमारे पास इन टोटल है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब जैसा कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि इक्विटी में भी 3 कैटेगरीज है, दैट इज लार्ज, दैट इज स्मॉल, दैट इज मिड। तो अब जो 75% है वो इन तीनों कैटेगरी में बराबर से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि एक जो फंड मैनेजर है उसको 75% जो कि उसको इक्विटी में डालना है, उसमें भी उसको बता रखा है कि देखो 75 में से 25 जो है वो आप लार्ज में डालो, 25 जो है वो आप स्मॉल में डालो, और साथ ही बचा हुआ जो 25 है वो आप मिड कैप में डालो। तो इस तरीके से जो है बाइफरगेशन जो है वो दे रखी होती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप में क्या इस तरीके की बाइफरगेशन है, तो देखो फ्लेक्सी कैप में जो आपका जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 65% है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे 75% को भी तोड़ के बता रखा है कि 25 यहाँ डालना है, लेकिन यहाँ 65 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये बता रखा है कि आपका जो टोटल जो फंड का एलोकेशन है उसमें से आपको 65 जो है वो इक्विटी में डालना है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा है कि वो 65 जो है वो लार्ज में जाना चाहिए, वो मिड में जाना चाहिए या फिर वो स्मॉल में जाना चाहिए। तो ये एक बहुत जो मेन डिफरेंस होता है वो यहाँ पे यही होता है कि सबसे पहले तो दोनों के जो रेशियो है वो अलग अलग होते हैं। उधर होता है आपका 75 इन इक्विटी, यहाँ होता है आपका 65 इन इक्विटी। एंड देन अगेन जो मेन चीज़ होती है कि वहाँ पे 75 में से भी 25 का जो है वो रेशियो चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर जो भी चाहे वो जिस भी रेशियो में चाहे, वो चाहे तो वो लार्ज कैप में जो है आपका फंड निवेश कर सकता है बहुत ज़्यादा, स्मॉल में वो छोटा मोटा रेशियो रख सकता है, वो चाहे तो वो मिड और स्मॉल का पोर्शन जो है वो बड़ा रख सकता है, लार्ज का कम रख सकता है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा जो कॉल होता है वो एट लास्ट फंड मैनेजर का हुआ करता है। तो देखो, अब हुआ क्या करता है फ्लेक्सी कैप में कि जैसा कि मैंने बताया कि 65% जो है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी निवेश कर सकता है। कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको जो है आपको लार्ज में इतना डालना है, आपको मिड में इतना डालना है, आपको स्मॉल में इतना डालना है। तो नॉर्मली जब भी मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड शो कर रहा होता है, तो ऐसे में एक फंड मैनेजर जो है फ्लेक्सी कैप का वो क्या करा करता है, वो जो आपका जो फंड है उसका ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो उसका जो ज़्यादा
प्रोपोर्शन स्मॉल में डाल देता है, साथ ही वो मिड कैप में डाल देता है। वहीं पे जब मार्केट जो है वो बियरिश परफॉर्म कर रहा होता है तो ऐसे में जो है वो वहाँ से स्विच करके जो आपका जो फंड है वो लार्ज कैप में ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो ले लेता है। ऐसा नॉर्मली क्यों करा करता है, क्योंकि देखो जब आपकी जो स्मॉल कैप की और जो मिड कैप की जो कंपनीज होती है ना, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है अच्छा रिटर्न देने का। तो ऐसे में जब भी उसे लगता है कि अच्छा मार्केट में डरने वाली बात नहीं है, मार्केट जो है वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो वो जो है वो आपकी होल्डिंग जो है वो स्मॉल में और मिड में ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें की बहुत जो है अच्छी क्षमता होती है आगे बढ़ने की। वहीं पे जब उसको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जब मार्केट बियरिश हो जाता है, जब लोग जो है वो डरने लगते हैं, तो ऐसे में वो जो है वो लार्ज कैप में जो है अपना प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा लेता है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया करती हैं। तो इस तरीके से उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोपोर्शन को बढ़ाने की, वो घटाने की, इसीलिए जो इस फंड का नाम है उसे भी फ्लेक्सी कैप जो है वो बोला जाता है। लेकिन मल्टी कैप में क्या होता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसका अभाव होता है, ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वहाँ देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे अगर बता रखा है कि 25% जो है वो आपका स्मॉल में जाना ही चाहिए, तो अब उसको कितनी भी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो, स्टिल वो जो है वो 25% जो है ना तो वो उसे बढ़ा सकता है ना तो वो उसे घटा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर उसे लग रहा है कि लार्ज कैप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं लार्ज कैप की जो होल्डिंग है वो 25 से बढ़ा के मैं 28 कर लेता हूँ, 30% कर लेता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे ऑलरेडी आपका 25 जो है वो फिक्स दे रखा है एज पर आपके जो नियम है उनके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड की, कि हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से वहाँ पे जो है परसेंटेज जो है वो डिफाइंड रहती है मल्टी कैप में, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में ऐसी कुछ जो है सब कैटेगरीज के लिए लार्ज में कितना, मिड में कितना, स्मॉल में कितना, ऐसी कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है। सेकंड हमने बात समझी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है। अब थर्ड बात करूँ मैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो देखो एक ट्रूली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आपको क्या लग रहा है कि कौन सा इन दोनों में से होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी कैप में जो है वहाँ पे एक परसेंटेज जो है वो डिफाइंड है, तो इस हिसाब से जो है आपका जो है आपको पता है कि वहाँ लार्ज भी मिलेगा, आपको मिड में मिलेगा, स्मॉल भी मिलेगा। तो देखो ऐसे में हम फ्लेक्सी कैप को ना फिर ट्रूली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो है वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि मे बी वो जो है वो लार्ज में अच्छा खासा जो है वो होल्डिंग कर ले और स्मॉल और मिड में वो करे ही ना। तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं वो भी आपको उसमें फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल सकती हैं। दैट्स वाई अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ तो जो मल्टी कैप है वो ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाइड दिखेगा बजाय कि फ्लेक्सी कैप के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट डिफरेंस की। देखो वो है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट के पास जो है वो बहुत कम जो है डिसीजन मेकिंग पावर होती है मल्टी कैप के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है आपका परसेंटेज वगैरह फिक्स है, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं किस में प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ाऊँ या घटाऊँ। उसको बस एक दे रखा है कि आपको 25% जो है वो लार्ज कैप का रखना है, तो उसका बस ये डिसीजन मेकिंग पावर होता है कि वो जो 25 है उसमें मैं कौन कौन सी जो कंपनी से वो सेलेक्ट करूँ। सेम इसी तरीके से जो है वो स्मॉल और मिड में भी उसका सिलेक्शन वो जो है वो रहता है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है फ्लेक्सी कैप में, जहाँ पे कि उसे प्रोपोर्शन भी जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए जो आपके पास मैनेजमेंट कंट्रोल है वो आपको मल्टी कैप में कम मिलेगा एंड फ्लेक्सी में जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अब बात करते हैं उसके बाद कि हमें जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स वो कहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो देखो रिटर्न्स की बात करूँ तो देखो आपको जो फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप में नॉर्मली जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये मैंने बताया आपको दोनों ही फंड में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि आखिर जो है हम तो निवेश कर रहे हैं रिटर्न्स के लिए, तो आप ये बताओ कि रिटर्न्स जो है वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड हाउस पे, फंड मैनेजर कैसा है, उन सब चीज़ों पे। तो मैं आपको ऐसा तो नहीं बता सकती हूँ कि हाँ आपको दोनों में जो है वो शॉर्ट जो है वो यहाँ पे रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। स्टिल अभी तक की जो परफॉर्मेंस वगैरह वो सब देखने के एनालिसिस करने के बाद स्टिल एक जनरल लेवल पे हम देखे जाए तो जो फ्लेक्सी कैप है वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स जो है वो दे सकता है बजाय कि मल्टी कैप के मुकाबले। ऐसा क्यों, इसका रीज़न भी आप अब तक समझ गए होंगे कि वहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो अपने अनुसार जो प्रोपोर्शन है वो मार्केट के हिसाब से बढ़ा घटा सकता है। तो उसके पास क्योंकि एक सहूलियत होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए वो जो रिटर्न्स है वो उस अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकता है, आपको अच्छे बेटर रिटर्न्स जो है वो ला के दे सकता है।
तो ये हमने इस वीडियो में जाना कि दोनों फंड्स के डिफरेंसेस क्या हैं और रिटर्न्स के मामले में दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती है ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग EMI का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई EMI है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।